Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are doing good. This is Dr. Saeed Ali from MedExpert. आज जो हमारा वीकली मॉक एग्ज़ाम था, थर्ड वीकली मॉक एग्ज़ाम, उसके जो क्वेश्चंस हैं हम उस पे बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब भी हमने क्लिनिकल सिनारियोस पढ़ने तो सबसे पहले हमने जो लास्ट लाइन है वो पढ़ना है कि वो हमसे मांग क्या रहे हैं। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो अभी आपने इस नीयत से इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपने माइंड में जो है डायग्नोस बना लेना है, ठीक है। ऑप्शंस देखने से पहले आपने माइंड में अपना डायग्नोस बना लेना है, फिर आपने नीचे ऑप्शंस देख लेने हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 32 ईयर ओल्ड वुमन एट 34 वीक्स ऑफ gestation present with sudden painless bright red color vaginal bleeding. Her uterus is soft, non-tender and fetal heart rate is normal. देखें स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि अगर 24 वीक्स से लेके 24 वीक्स ऑफ gestation से लेके टिल डिलीवरी तक, यानी डिलीवरी से पहले तक, अगर इस दौरान किसी भी फीमेल में परवेजाइनल ब्लीड हो तो वो परवेजाइनल ब्लीड जो है उसकी दो ही मेन काजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे अगर इस तरह करूँ, पेनलेस और पेनफुल, ठीक है। अगर 24 वीक ऑफ gestation के बाद से डिलीवरी तक अगर परवेजाइनल ब्लीड के साथ कोई फ़ीमेल आती हैं और वो पेनलेस ब्लीडिंग हो तो आपका डायग्नोज जो है प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है। और अगर पेनफुल हैं तो एब्रप्शन हुआ है, ठीक है। तो अब आप आ जाएँ देख लें। तो इसमें जैसे कि पेनलेस था तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, वो इसमें भी डायग्नोज मांग रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 26 ईयर ओल्ड मैन रिपोर्ट्स प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी सॉल्विंग इन डिस्पेगिया बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। देखें एट अ टाइम जो है जो डिस्पेजिया है यानी जो सॉल्विंग डिफ़िकल्टी है वो एट अ टाइम दोनों से, सॉलिड और लिक्विड दोनों से एट अ टाइम है। रिगर्जिटेशन है, ठीक है, और अनडाइजेस्ट फूड जो है वो वापस आ रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि नॉक्टर्नल कफ भी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बेरियम सॉल्व हुआ है, उसमें बर्ड बी का पेरेंट्स, अब बर्ड बी का पेरेंट्स आ गया, अब तो सोचने की बात ही ख़त्म हो गई। ये क्या है? एकलेशिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जाम टिप देना चाहता हूँ, ठीक है, सुन लें। अगर एट अ टाइम यानी सेम टाइम पे अगर सिनारियो में वो कहें कि सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों को डिस्पेजिया है, यानी दोनों को डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग है, दोनों नहीं निकल सकता पेशेंट, तो आपने एकलेशिया सोचना है, ठीक है। अगर वो कहें कि पहले सॉलिड को था यानी डिफ़िकल्टी सॉल्विंग या डिस्पेगिया पहले सॉलिड को था और अब लिक्विड को है, तो फिर आपने कोई ऑब्स्ट्रक्टिव काज जो है सोचना है। ऑब्स्ट्रक्टिव काज में आपका जो है मोस्ट कॉमन जो है एसोफेगस का क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहे हैं कि विच वाइटामिन डिफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली काजेज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया विदाउट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। अच्छा, अगर हम मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया पे बात करें तो दो वाइटामिन्स हैं जिनकी डिफिशिएंसी की वजह से ये होता है, ठीक है। एक आपका है फोलेट, दूसरा आपका है B12, ठीक है। याद रखें, अगर सिनारियो में मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो तो आपके जहन में जो दो डिफिशिएंसीज हो तो ये दो आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है, वाइटामिन्स का अगर वो पूछ रहे हो। अब आपने इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट करना है? इन दोनों में ये है कि अगर सिर्फ मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया है लेकिन मतलब कि मेगेलोब्लास्टिक यानी अनीमिया के सिम्टम्स हैं लेकिन कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, यानी नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। यानी मतलब कोई टिंगलिंग और वो जो नमनेस पाँव के अंदर या वो चीज़ें जो है वो नहीं है, ठीक है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हैं वो नहीं है उसमें, तो वो
पोलेट डिफिशिएंसी, ठीक है, आपने पोलेट की तरफ जाना है। लेकिन अगर उसमें वो कहें कि जी इसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, इसका मतलब यह है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जैसे कि वो कहें कि टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है पाँव में, इस तरह ना, अगर वो कहें सुइयाँ चुभ रही है, तो अगर पेशेंट अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के साथ ये सिम्टम्स आपको बताएं तो वो B12 है, ठीक है। तो अब आप देख लें, वो कह रहे हैं कि विदाउट न्यूरोलॉजिकल, तो विदाउट न्यूरोलॉजिकल में फिर आपका फोलेट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि जी विच एंटीबॉडी इज़ मोस्ट लाइकली प्रेजेंट, वो एंटीबॉडी का पूछ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि 29 ईयर ओल्ड वुमन है, डेवलप फ्लक्चुएटिंग प्रोटोसिस यानी ड्रूपिंग अप आईलिड, ठीक है, आईलिड की बात हो रही है, डिप्लोपिया यानी डबल विजन, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये मैस्थीनिया ग्रेविस की बात कर रही है, मैस्थीनिया ग्रेविस की बात हो रही है। दैट वर्सन इन द इवनिंग, यानी इवनिंग में वो वर्स हो रहा है, यानी बंदा जब थक जाता है, यानी मसल फटीक की वजह से, ये स्मॉल मसल्स जो हैं, सबसे पहले इसमें जो आई और फेस के जो इन्वॉल्व होते हैं मसल्स, तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन आपको वो बता रहे हैं किसका, मैस्थीनिया ग्रेविस का। कह रहे हैं कि इम्प्रूव रेस्ट के साथ हो रहे हैं, ठीक है, सेंसेशन रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हैं। अच्छा, तो एंटीबॉडी पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि जो मैस्थीनिया ग्रेविस है, इसमें पोस्ट साइनेप्टिक एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक जो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ है, वो इसमें होते हैं, ठीक है। ये मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल से ये सब कुछ मैंने ये मैस्थीनिया ग्रेविस में बात की थी, ठीक है। तो वो ये आपका ऑप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि जी मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वो पूछ रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ट्रीटमेंट है वो पूछ रहे हैं। अच्छा, 10 मंथ्स ओल्ड इन पेंट है, डेवलप बार्किंग का, देखें यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इंस्पायरेटरी स्प्रेडर्स है, हॉर्सनेस है, फॉलोइंग इन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है। ही हैज़ नो ड्रूलिंग एंड इज़ कम्फर्टेबल एट रेस्ट। अच्छा, मतलब यह है कि माइल्ड डिजीज़ है, अभी मॉडरेट नहीं है, मतलब अभी सिवियर डिजीज़ नहीं है, ठीक है, अभी माइल्ड, सिवियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग में वो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हुआ है बच्चा। तो वो कह रहे हैं कि जी आपने अभी इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यानी क्या करना है, तो आपको पता है कि ये ग्रुप है, ठीक है, बार्किंग कप और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्रुप में होती हैं, और आपने ग्रुप में इनिशियली जो है वो ओरल या IM जो है आपने क्या करना है, डेक्सामेथासोन देना होता है, और अगर ये सिवियर डिजीज़ होती तो फिर उसमें अपने बच्चे को आपने निबुलाइज करना था, किससे, एड्रेनलिन से, जिसको एपेनेफ्रीन भी कहते हैं, ठीक है, यानी एड्रेनलिन या एपेनेफ्रीन से आपने फिर उसको निप्स करना था अगर सिवियर डिजीज़ होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि विच एंटीबॉडी इज़ मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हर कंडीशन। अच्छा, देखें वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा एंटीबॉडी। अच्छा, पहले सिनेरियो पढ़ते हैं। अ 45 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद फटीग, अर्थल्जिया, ड्राई आइज, देखें डिफ़िकल्टी सॉल्विंग और ड्राई माउथ, यानी ड्राई फूड के साथ जो है ना वो डिफ़िकल्टी, इसका मतलब ड्राई माउथ है इसको, ठीक है, ड्राई माउथ। ये असल में शोल्डरन की तरफ जा रहा है, जिसमें ड्राई आइज, एथ्रल्जिया और ड्राई माउथ होते हैं, यानी सलवा कम होता है प्रोडक्शन, और जिसमें पैरोटिड ग्लैंड भी जो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन हुई है तो उसमें, अच्छा देख लें, इसमें कह रहे हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो भी इनलार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये क्लासिक फीचर्स है किसके, शोल्डरन डिजीज़ जो है, या शोल्डरन जो सिंड्रोम है उसकी, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी एंटीबॉडी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 एंटीबॉडीज़ होते हैं इसमें, एक जो है सेंसिटिव है, ठीक है, एक जो है वो स्पेसिफिक है। जो सेंसिटिव है तो
वो आपका है इंटी रोसा एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी रोसा एंटीबॉडी जो है वो आपका क्या है, सेंसिटिव है, और जो आपका स्पेसिफिक है वो आपका है एंटी ला या लासा, ठीक है, वो आपका स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा, तो ये एंटी रोसा जो है वो आपका स्पेसिफिक है, और एंटी लासानी सॉरी एंटी ला, ठीक है, ये आपका जो है वो क्या है, वो आपका स्पेसिफिक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि विच अनॉमली इज़ मोस्ट लाइकली, वो अनॉमली पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक न्यू बॉर्न डेवलप एक्सेसिव सेल्वेशन और कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस ड्यूरिंग फर्स्ट फीड। अच्छा, बच्चे को उन्होंने फर्स्ट फीड दी है और बच्चे के साथ ये कि चोकिंग हुआ है, कफ हुआ है और साइनोसिस हुआ है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि नेज़ोगेस्ट यानी मतलब कि एसोफेगस यानी वहाँ पे कोई पैथोलॉजी जिसकी वजह से खाते गए और फीडिंग करते ही बच्चे को ये सिम्टम्स, चोकिंग वगैरह ये सारा कुछ डेवलप हुआ है, ठीक है। यानी पैथोलॉजी जो है वो आपकी एसोफेगस में ही है। अच्छा, फिर इंजी ट्यूब इन्होंने पास की है, तो वो कह रहे हैं कि वो पास नहीं हो रही, स्टमक में नहीं जा रही, ठीक है। तो आपको पता है कि टिफ में क्या होता है कि जब आप इंजी डालते हैं, इंजी जो है या ओजी या इंजी वो वापस आता है, रिकॉयल होता है, रिकॉयलिंग होती है, फिर आप उसमें एक्सरे करते हैं तो आपको वो रिकॉयलिंग नज़र आ जाती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी नामली है, तो मैंने बताया आपको कि वो टिफ है, ठीक है। साथ में वो कह रहे हैं कि साइनोसिस है, चोकिंग है, कफ है, जिसका मतलब ये, तो यही जो डिस्टल साइट पे जो आपका एसोफेगस है, इसका मतलब है वहाँ एट्रेजिया है, ठीक है, और वो आपकी ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये आपका है एसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फेस्टुला है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि करेक्टरिस्टिकली डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिनारियो को। कह रहे हैं कि 67 ईयर ओल्ड यानी ओल्ड एज में एक बुज़ुर्ग है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है, ठीक है, फिर इम्पेयर्ड जजमेंट है, कॉग्निटिव एंड डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, यानी पहले उसको मेमोरी जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, लॉस हुआ है, फिर उसके साथ साथ जो है वो कॉग्निटिव, ठीक है, फिर जो है वो जो फंक्शन है यानी जो डेली टास्क है वो उनके मुतासिर हो रहे हैं। याद रखें कि जब भी पहले किसी सिनेरियो में आ जाए कि मेमोरी मुतासिर हुई है, फिर उसके बाद जो है फंक्शन, अगर इस तरह इस सीक्वेंस में आ जाए तो आपने जो है सोचने अल्जाइमर का, ठीक है, ये अल्जाइमर डिजीज़ है, ये आपने लाजमी सोचना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो न्यूरोट्रांसमीटर का पूछ रहे हैं, तो मेमोरी लॉस के साथ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मेमोरी में जो कारामद चीज़ है वो क्या है, वो है एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे मेमोरी में हेल्प करते हैं। तो जब मेमोरी लॉस है, इसका मतलब है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो एसिटाइल कोलिन है, वो ही उसकी ही मतलब कमी है, उसकी डिफिशिएंसी हो रही है या कहीं पे उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस है, क्योंकि वो उधर बता रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, लेकिन अगर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें तो जो अल्जाइमर डिजीज़ होता है उसमें जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उसकी डीजनरेशन होती है, ठीक है। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है उसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन के लेवल होते हैं, एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से मेमोरी लॉस आता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो सारा उस सिनेरियो में वो बता रहे हैं। इसके अलावा तो इसी वजह से होता क्या है, असल में जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है, जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, ठीक है, क्या करते हैं वो असल में जब डीजनरेशन हो रही होती हैं, वो डीजनरेशन करा रहा होता है और उसकी वजह से जो है एसिटाइल कोलिन की लेवल जो है वो डिक्लाइन हो रही होती है, मतलब वो रिड्यूस हो रही होती हैं, लेवल कम हो रहा होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी अगर ट्रीटमेंट, शायद वो हमसे अगर दूसरा एग्जामिनर हो वो इस तरह क्वेश्चन बनाए कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है हमने क्या देना है, अब इस एंजाइम की एक्टिविटी को हमने रोकना है। तो इस एंजाइम को एक्टिविटी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स देंगे, ठीक है। यानी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है उसकी हम इनहिबिटर्स देंगे, तो ये इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। यानी इस एंजाइम की एक्टिविटी को हम इनहिबिट कर लेंगे, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन है वो थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ जाएगा, और जब उसका लेवल बढ़ जाएगा तो पेशेंट में मेमोरी लॉस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर भी और फंक्शन भी अब आराम से स्लोली जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसमें इसी वजह से जो ड्रग इसमें यूज़ होते हैं, डोनिपेजिल या रेवास्टिगमेन, तो ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ होते हैं, अक्सर क्वेश्चन उसी पे भी आ सकते हैं। तो आप ये चीज़ें हर तरह से अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या पूछ रहे हैं कि मोस्ट इनिशियल वो ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। 50 ईयर ओल्ड ओबिस मैन है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि बर्निंग हो रही है, किधर, रेट्रोस्टर्नल पेन, यानी बर्निंग जलन हो रही है उसको, रेट्रोस्टर्नम के पीछे पेन हो रहा है, आफ्टर मील्स, ठीक है, दैट वर्सन व्हेन लाइंग डाउन। देखें वो कह रहे हैं कि जब मैं लेट जाता हूँ खाना खाने के बाद, तो वो कह रहे हैं कि पेन जो है पेन जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो लेटता है तो लेटने से पेन शदीद हो जाते हैं। क्यों? देखिए ये अब जैसे वो लेट गया ना, स्टमक किस पोजीशन में आ गया, जो एसिड्स हैं यानी गर्ड में जितने भी मतलब जो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है, तो इसमें जो ये स्प्लिंटर जो है ये बंद नहीं होता प्रॉपर, ये खुला रह जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं वो इस तरफ आते हैं और वो एसोफेगस में चले जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब गर्ड में एसोफेगस में जब एसिड्स जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेरेट एसोफेगस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एडिनो कार्सिनोमा, यानी एसोफेगस का कैंसर में वो कन्वर्ट हो जाता है, मेटाप्लेशिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी किस्म इस टॉपिक से वो किसी भी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अब एसिड्स जो है वो बर्निंग, इरिटेशन और वो चीज़ें कर रही हैं, तो एसिड को रोकने तो पीपीआई हमने देना है, ठीक है, ओमेप्राजोल और वो चीज़ें देनी है, तो इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है, ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं कि मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है। अच्छा, मोस्ट लाइकली डायग्नोज वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जी अ वुमन विद सिवियर पोस्टपार्टम हेमरेज सब्सिक्वेंटली फेल्स टू लैक्टेट एंड डेवलप्स एमनोरिया। देखें क्लासिक फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है क्या है कि सिवियर पोस्टपार्टम हेमरेज जो है सिवियर, ठीक है, यानी डिलीवरी के बाद जो है सिवियर किस्म की ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है। अच्छा, फिर वो कह रही हैं कि वो लैक्टेट नहीं कर पा रही, लैक्टेशन नहीं हो रहा, ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, उसके लेवल डिक्रीज्ड है, ठीक है। एमनोरिया है, ठीक है, यानी FSH और LH भी इन्वॉल्व है, ठीक है। लॉस ऑफ हेयर, एक्सिलरी हेयर्स है, ठीक है। वो अब देखें, वो आपको ये जो क्वेश्चन है वो साफ साफ आपको बता रहे हैं कि क्या है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्लासिक फीचर्स है ये सारे, किसके, शीहान सिंड्रोम के, ठीक है। अब शीहान सिंड्रोम में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। जो शीहान सिंड्रोम होता है उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी वो इस तरह होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, जो इंटीरियर लूब होता है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर जो लूब है, जो ये मिसाल के तौर अगर ये इंटीरियर लूब है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ये इनलार्ज हो जाता है। जब ये इनलार्ज हो जाता है, अब क्या होता है कि जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी होगी तो उसके बाद ये वापस अपने मतलब अपने हालत में आ जाएगा, ठीक है, वो इनलार्जमेंट इसकी ख़त्म हो जाएगी।
अब किसी पेशेंट में डिलीवरी हो रही है, लेकिन डिलीवरी के बाद जो है सिवियर पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाते हैं। हेमरेज की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी जो है उसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड फ्लो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा तो उस कम ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। और इस्कीमिया के बाद आपको पता है क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, यानी टिश्यू की डेथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब डेथ हो गई तो जो हार्मोन्स है जो इस ग्लैंड से रिलेटेड है, आपको पता है कि प्रोलैक्टिन है, इसके अलावा FSH LH हैं, इसके अलावा TSH हैं, ये चीज़ें हैं। अब देखें, जब ये ग्लैंड इन्वॉल्व हुआ, इंटीरियर पिट्यूटरी जब इन्वॉल्व हुआ, तो इसमें सबसे पहले जो अर्ली साइन आएगा वो आएगा लेक्टेशन का। लेक्टेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले ये है कि जो प्रोलैक्टिन है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ प्रोलैक्टिन की वजह से लेक्टेशन फेल हो जाएगी, और ये अर्लीस्ट और क्लासिक साइन है शीहान सिंड्रोम का, ठीक है। जो नेक्स्ट साइन आएगा वो एमेनोरिया का आएगा, यानी FSH और LH जो है वो उसकी भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वो कम आएंगे क्योंकि वो भी इंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी और लॉस ऑफ लिबिडो ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिर TSH जब कम होगा, यानी TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो ACTH जो है वो कम हो जाएगा, और ACTH की वजह से सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिटीग और हाइपोटेंशन और वो चीज़ें आएगी, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और वो जो लोब इन्वॉल्व हुआ है मतलब वो भी आपको पता चल गया कि इन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इन्हीं कंसेप्ट के साथ आप लोग पढ़ें। जैसे कि मैं आपको MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो आपने कोरिलेट करना है, ठीक है, कि एमेनोरिया क्यों हो रही है, लेक्टेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि लेक्टेशन जो है कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, ये चीज़ें आ सकती हैं, या एमेनोरिया पे आ सकता है कौन सा हार्मोन। तो ये चीज़ें आपने बेसिक कंसेप्ट आपने ले लेना है। तो ये क्या है, शीहान सिंड्रोम है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री से। वो पूछ रहे हैं कि जी कौन सा लाइपोप्रोटीन है जो प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट करेगा डाइट्री ट्राइग्लाइसराइड का। ये इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, डाइट्री, ठीक है, यानी मतलब ये कि एक्सोजीनियस है, ठीक है। ये मैं आपको फिर समझाता हूँ। फ्रॉम इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यू, वो पूछ रहे हैं कि जी वो कौन सा लाइपोप्रोटीन है जो ट्राइग्लाइसराइड को इंटेस्टाइन से पेरिफेरी की तरफ, यानी पेरिफेरल टिश्यूज़ की तरफ लेके जाएगा, वो पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक होता है, अगर मैं ट्राइग्लाइसराइड की बात करूँ, अगर मैं इसको दो में तकसीम करूं, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, लेकिन मैं अगर दो चीज़ों में इसको क्लासिफाई करूं, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस, ठीक है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस में, लेकिन क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो अगर एक्सोजीनियस है कि एक्सोजीनियस डाइटरी, जो बाहर से आप सोर्स ले रहे हैं, आप डाइट का मतलब है आप खाने में आपने खा लिया, बाहर से आपने कोई फैट्स वगैरह खाए हैं और वो ट्राइग्लाइसराइड, उसी ट्राइग्लाइसराइड की बात हो रही है। तो उसका जो ट्रांसपोर्ट है, यानी इंटेस्टाइन से पेरिफेरी की तरफ, और एक्सोजीनियस, तो वो हमारे पास हैं, ये याद रखना है, काइलो माइक्रोन्स, ठीक है। वो कौन करता है, वो करता है काइलो माइक्रोन्स। लेकिन अगर वो आपको ये कहें कि एंडोजीनियस, सॉरी वो तो एंडोजीनियस तो लिखा हुआ है, अच्छा, अगर एंडोजीनियस का वो पूछें तो एंडोजीनियस में अगर वो कहें कि वो ट्राइग्लाइसराइड जो है, जो अगर वो कहें कि एंडोजीनियस ट्राइग्लाइसराइड जो है वो पेरिफेरी की तरफ कौन लेके जाता है, जाहिर सी बात है वो एंडोजीनियस है तो वो लीवर से पेरिफेरी की तरफ बात होगी, ठीक है।
तो लीवर से पेरिफेरी की तरफ अगर आती हैं और एंडोजीनियस की बात होती है तो वो आपने पता है क्या करने, फिर आपने उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो VLDL याद रखना है, ठीक है। एंडोजीनियस की बात हो लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज़ की तरफ तो VLDL, एक्सोजीनियस की बात हो, ठीक है, इंटेस्टाइन से पेरिफेरल की तरफ तो वो काइलोमाइक्रोन है, ठीक है। इसके अलावा LDL पे बात कर लेते हैं कि LDL में क्या होता है। LDL जो है ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर करता है किधर, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कौन डिलीवर करता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, तो आपने फिर LDL को, जिसको बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है, ये फिर आपने चूज़ करना है। और अगर वो पूछें कि कौन जो है रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को टिश्यूज़ से और इसको रिटर्न करता है लीवर के पास, यानी कौन जो है जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर की तरफ कौन लेके आता है, तो उसमें फिर आपने HDL जो है चूज़ करना है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, HDL। तो इसी तरह आपने ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 38 ईयर ओल्ड वुमन हैज़ हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी इरेगुलर हैवी है लेकिन रेगुलर है, सॉरी, ब्लीड है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे क्या आया है कि यूनिफॉर्म, इनलार्ज, टेंडर, बोगी, यूटेरस। देखें, यूनिफॉर्म हो और बोगी यूटेरस हो, ठीक है, और प्लस टेंडरनेस हो। ये क्लासिक ट्राइएड है किसका, एडिनोमायोसिस का, ठीक है। एडिनोमायोसिस का मतलब क्या है कि मतलब जो एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स हैं या जो स्ट्रोमा है वो मायोमेट्रियम के अंदर जो है वो ग्रो हो चुका है, ठीक है। जब मसल के अंदर मायोमेट्रियम जो है वो मसल है तो मायोसिस, तो मसल के अंदर अगर एंडोमेट्रियम का कोई पार्ट जो है वहाँ जाके ग्रो हो जाए, यानी वो ग्लैंड्स और वो चीज़ें ग्रो हो जाएं, तो वो जो मसल लेयर है मायोमेट्रियम वो बहुत ही मतलब उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और जो यूटेरस है वो यूनिफॉर्मली ऐसे बोगी यानी इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली इनलार्ज हो जाएगा, इसको वो बोगी कह रहे हैं। तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसमें, एडिनोमायोसिस में, ठीक है, याद रखना है। और इसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो हिस्टेरेक्टमी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जी डायग्नोसिस बताएं। तो 28 ईयर ओल्ड वुमन एक्सपीरियंसेस रिकरेंट एपिसोड ऑफ पेनफुल लॉस ऑफ विजन इन वन आई, यानी ये ऑप्टिक न्यूराइटिस की बात हो रही है, ठीक है। फॉलोड मंथ्स लेटर बाय लिम्ब वीकनेस एंड यूरिनरी अर्जेंसी, MRI डिमॉन्स्ट्रेट मल्टीपल पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर प्लेक्स। देखें, ये तो साइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ही है जो ये MRI पे उन्होंने बता दिया, ये तो आपको डायग्नोसिस इधर से ही पता चल गया, ठीक है। लेकिन ऊपर देखें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने ये बात बताई थी कि मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ जगहों पे न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आप देख लें क्वेश्चन में वो बता रहे हैं कि जी उसको रिकरेंट जो है वो पेनफुल लॉस ऑफ विजन हुआ है एक आंख के अंदर, रिकरेंट यानी बार बार, उसमें रिलेप्स बहुत ज़्यादा इस डिजीज़ में होता है, ठीक है, जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, वो हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि जी महीनों पहले उसको पाँव में जो है वीकनेस बनी थी, यूरिनरी अर्जेंसी
जो है वो बनी थी, यूरिनरी सिम्टम्स बने थे। तो देखिए मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ जगहों में जो है वो डेफिसिट हो रहे हैं। तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। और साथ में वो MRI का उन्होंने बताया कि मल्टीपल पेरीवेंट्रिकुलर वाइट प्लेक्स भी हैं, ठीक है। तो ये तो आपका डायग्नोज बिल्कुल पक्का जो है वो क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मेडिसिन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि वो इमीडिएट आपने एंडोस्कोपी से पहले क्या देना है। 61 ईयर ओल्ड मैन विद सिरोसिस प्रेजेंट विद मैसिव हेमेटोमेसिस एंड हाइपोटेंशन आफ्टर रिससिटेशन। जब आप रिससिटेट करते हैं तो कौन सा मेडिसिन दें। देखिए मेरी बात सुने, आज हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है मिड एक्सपर्ट ड्रग टॉक्स, ठीक है। अब ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, आज जो हमारा पहला ड्रग था वो असल में था ही ऑक्ट्यूरोटाइड। जो ऑक्ट्यूरोटाइड था इस पे हमने बड़ी डिटेल में जो है लेक्चर रिकॉर्ड करके बात की है, यूट्यूब पे भी अपलोड किया, ग्रुप में भी लिंक शेयर है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विच एंजाइम इज़ डेफिशिएंट। कह रहे हैं कि जी एक चाइल्ड है, डार्क यूरिन के साथ आया है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फिर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन चलो पहले सिनेरियो पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि डार्क यूरिन है, दैट टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। जब बच्चा पेशाब कर लेता है, ठीक है, तो कुछ देर तक जो वो पेशाब है वो जब कड़ा रहता है तो वो ब्लैक हो जाता है। पिगमेंटेशन ऑफ द स्क्लेरा, जो स्क्लेरा है यानी आंखों में जो है वो वहाँ पे भी पिगमेंटेशन हुई है, ज़्यादातर जो वो ब्लैकनेस आ जाती है, उसमें ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। एंड अर्ली डीजेनरेटिव अर्थराइटिस, ठीक है। देखें क्लासिक प्रेजेंटेशन है, डार्क यूरिन हो, स्क्लेरा या जो है कानों के जो कान है उन पे जो पिना है, पिना जो है वहाँ यानी जो कार्टिलेज है, कानों में जो कार्टिलेज है, ठीक है, जो सॉफ्ट कार्टिलेज है, अगर कार्टिलेज जो है वहाँ पे ओक्रोनोसिस हो जाए यानी ब्लैकनेस जो पिगमेंटेशन है वो आ जाए, या आंखों में स्क्लेरा में भी आ सकता है, तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, ये आपके पास है अल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। ये अल्केप्टोन्यूरिया जो है ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है उसका, अल्केप्टोन्यूरिया। अच्छा, अल्केप्टन का मतलब ही क्या है, अल्केप्टन का मतलब ही ब्लैक है, ठीक है। यूरिन अगर स्टैंडिंग पे आपको कहें कि ब्लैक हो गई है तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहे कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बताएं। वो कह रहे हैं कि जी 46 ईयर ओल्ड वुमन है, वो प्रेजेंट करती हैं सडन पेनफुल विजाइनल ब्लीड के साथ 36 वीक आपके स्टेशन पे। देखें पेनफुल विजाइनल ब्लीड है, 36 वीक हैं, और साथ में कह रहे हैं कि यूट्रस जो है वो टेंडर और रिजिड हैं। तो हमने ऊपर बात की कि ये क्या है, ये एब्रप्शिया है, एब्रप्शन है, ठीक है। अगर पेन लेस होता तो फिर प्रीविया होता, ठीक है। अच्छा, पूछ रहे हैं कि जी कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए, तो सबको पता है कि वो LH है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कौन से हिस्टोलॉजिकल टाइप जो है वो इसमें होगा। तो सिनेरियो पढ़ते हैं। सिनेरियो में वो कह रहे हैं कि जी एक 56 साल बुज़ुर्ग हैं, वो प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया के साथ आया है, इनिशियली टू सॉलिड एंड लेटर टू लिक्विड। देखें अब कैंसर की ही बात है, मैंने आपको बताया ना ऑब्स्ट्रक्टिव। देखिए पहले जो है वो कह रहे हैं कि सॉलिड को मसला बना, अब लिक्विड को मसला बने, तो आपको पता चल गया कि ऑब्स्ट्रक्टिव काज है और मोस्ट कॉमन उसमें कैंसर है। अच्छा, एकम्पनीड बाय वेट लॉस, देखिए ये भी एक रेड प्लेग है, ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या हुआ है कि अल्सरेटिव मैस आया है, किधर आया है, डिस्टल एसोपेगस पे आया है। डिस्टल एसोपेगस पे जब आता है तो डिस्टल में आपको पता है कि एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, और ज़्यादातर गर्ड के बाद बेरेट और बेरेट के बाद फिर एडिनोकार्सिनोमा होते हैं, ठीक है, ये जो लोअर स्पेक्ट्रम में होता है, लोअर सेगमेंट में, तो ये एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। ये असल में
जो क्वेश्चन है इमीडिएट प्रायोरिटी, इसका मतलब है कि वो आपका क्या पूछ रहे हैं जी, आपका मैनेजमेंट वो पूछ रहे हैं कि आप किस तरह इसको मैनेज करोगे। तो चलिए सिनारियो पढ़ते हैं। 4-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विथ फीवर, ड्रूलिंग, मपल्ड वॉइस, सिवियर इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। ही सिट्स लीनिंग फॉरवर्ड। लीनिंग फॉरवर्ड का मैं जो आपका इसको हम कहते हैं ट्राईपोड पोजीशन। ट्राईपोड पोजीशन बच्चों, अगर बच्चों में मतलब मपल हर्ट साउंड हो और बच्चों में जो है वो बच्चों में अगर सिवियर रेस्पिरेटरी मतलब स्ट्राइडर्स हो और ड्रूलिंग हो, ये चीज़ें हो, और अगर ट्राईपोड पोजीशन में बच्चा बैठा है और टॉक्सिक जो है वो लग रहा है, तो आपने सबसे पहले जो आपने अपना डायग्नोस बनाना है वो एपिग्लोटाइटिस है। ठीक है, वो क्या है, वो एपिग्लोटाइटिस है। तो अब वो कह रहे हैं कि उसमें आपने इमीडिएट क्या करना है। तो जैसे कि वो एयरवे उसका जो है वो मुतासिर हो रहा है, स्ट्राइडर्स वगैरह आ रहे हैं, मपल वॉइस आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ABC जो है वो फॉलो करना है और उसमें ए को एयरवे को सिक्योर करने। ठीक है, ये असल में जो क्वेश्चन था ये जैसे मैंने बताया कि एपिग्लोटाइटिस था। अगर कभी कभार क्वेश्चन आ जाए वो असल अगर आपसे पूछे कि इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है ना, मोस्ट कॉमन काज का अगर वो आपसे पूछे तो मोस्ट कॉमन काज या मोस्ट क्लासिक जो इसका ऑर्गेनिज्म है वो H इन्फ्लुएंजा टाइप B है। ठीक है, H इन्फ्लुएंजा टाइप B मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो यानी एपिग्लोटाइटिस को काज करते हैं। ठीक है, एक्सरे पे थंब साइन आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इसमें जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो आपने एयरवे को इसमें मेंटेन करना। और इसमें आपने ना जो टंग डिप्रेसर है उससे आपने एयरवे मतलब जब आपने अगर मुंह का मायना करना है तो टंग डिप्रेसर उसमें यूज़ नहीं करना, कंट्राइंडिकेशन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50-year-old वमन है, हैज़ अ रेनार्ड फिनोमेना। ठीक है, टाइट फेशियल स्किन है, डिजिटल अल्सर यानी उंगलियों पे अल्सर है, एंड डिस्पेजिया। विच इंटरनल ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन इज़ पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। देखो जो डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, जो जो ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई है ना, जो अल्सर्स बताए हैं, स्किन टाइट बताई हैं, ये सारी चीज़ें इसको हम कहते हैं, ये असल में है स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, और जो मैं आपको कहूँ कि अगर इंटरनल ऑर्गन में जो ऑर्गन इसमें पहले जो सीवियरली अगर बेडली इन्वॉल्व होता है और डिडली मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो इसमें होती है किडनी होती है। ठीक है, जिसमें AKI होगी और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन, ये दो चीज़ें आती हैं। तो असल में और साथ में जो है जैसे कि ये स्क्लेरोडर्मा है तो ये स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस फिर इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये आपने याद रखनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि डायग्नोसिस बताएं। तो अ मैन डेवलप्स सीवियर चेस्ट पेन, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा आफ्टर रिपीटेड फोर्सफुल वॉमिटिंग। ठीक है, बार बार फोर्सफुल वॉमिटिंग के बाद जो है चेस्ट पेन और ये चीज़ें डेवलप हुई है। जब उसकी चेस्ट इमेजिंग हुई है यानी एक्सरे या कुछ हुआ है तो उसमें क्या है कि उसमें लेफ्ट साइडेड फ्लूइड इफ्यूजन आया है और नीमो मेडिस्टिनम आया। इसका मतलब ये है कि एयर जो है मेडिस्टिनम के अंदर एयर जो है वो आया एक्सरे पे। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोस, देखें जब सीवियर फोर्सफुल वॉमिटिंग होना तो उसमें क्या होता है कि एसोफेगस के फटने के चांसेस होते हैं, रप्चर होने के
चांसेस होते हैं। तो रप्चर जब होगा तो जो एयर होगी वो भी जो है किधर चली जाएगी, वो लीक हो जाएगी मेडिस्टिनम के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक साइन नज़र आ रहा है कि नीमो मेडिस्टिनम है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि सबकुटेनियस एम्फिसीमा हुआ, यानी एयर जो है वो भी स्किन के नीचे भी आ गई है। तो ये सारे जो प्रेजेंटेशन है असल में ये किस चीज़ के हैं, ये बोरहेव सिंड्रोम है। बोरहेव सिंड्रोम जिसमें रप्चर हुआ है आपका एसोपेगस आपका रप्चर हुआ है, ठीक है। ये उसके सारे साइन सिम्टम्स वो सब कुछ वो बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेम सिनारियोज़ आते हैं, लेकिन उसमें ये जो मिलरी वेस्ट टीयर है इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। देखें, जो मिलरी वेस्ट टीयर है ना वो मिकोज़ा के अंदर टीयर होते हैं, ठीक है। जो आपका एसोपेगस है उसका जो मिकोज़ा होगा उसके अंदर अगर टीयर हो जाए अंदर, ठीक है, अंदर यानी मतलब अभी परपोरेशन नहीं हुई लेकिन इधर टीयर हो जाए किसी भी मतलब अगर कोई वॉमिट कर रहा हूँ, बार बार वॉमिट कर रहा हूँ, तो बार बार वॉमिट की वजह से क्या होगा, शीरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टीयर बन जाएगा, और उस टीयर की वजह से अगर थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में, और अगर बाकी सिम्टम्स नहीं है, यानी एक्सरे पे एयर की मतलब एयर नहीं है मेडिस्टिनम में और वो चीज़ें नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो एम्फिसीमा वगैरह नहीं है, तो ये आपके साथ जो है मिलरी वेस्ट टीयर हो सकता है, ठीक है। मिलरी वेस्ट टीयर में जो है जैसे मैंने आपको कहा कि मिकोजल टीयर होता है आफ्टर रिपीटेड वॉमिटिंग, और फिर हेमेटोमेसिस होते हैं यानी ब्लड आता है, ठीक है, वॉमिट में। और जो बोरहेव सिंड्रोम में ट्रांसम्यूरल एसोपेगल रप्चर होता है, ठीक है, यानी एसोपेगस जो है आर पार जो है उसमें रप्चर हो जाता है, और ये भी फोर्सफुल वॉमिटिंग के साथ होती है। बार बार जब फोर्सफुल वॉमिटिंग होगा तो उसके साथ ये होते हैं, ठीक है। इसमें सीवियर चेस्ट पेन डेवलप होता है, सबकुटेनियस एम्फिसीमा है वो होता है, और मेडिस्टिनम के अंदर एयर आ जाती है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को लेके आपने इन दो ऑप्शन में डिफरेंशिएट करने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं वो मिलरी वेस्ट टीयर और बोरहेव में, तो आपने इन डिफरेंशियल्स को रखना है और इसी तरह आपने फिर डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि सेरेब्रल यानी CSF में वो फाइंडिंग पूछ रहे हैं। 34 ईयर ओल्ड मैन है, डेवलप्स प्रोग्रेसिव एसेंडिंग सिमेट्रिकल वीकनेस। देखें, अगर एसेंडिंग यानी मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बायलेटरल यानी सिमेट्रिकल, ठीक है, अगर वीकनेस हो आफ्टर इलनेस, ज़्यादातर GIT इलनेस, ठीक है, यानी डायरिया वगैरह, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जो है पहले उसको डायरिया हो जाए, ठीक है, और बाद में जो है उसको एसेंडिंग बायलेटरल वीकनेस जो है वो डेवलप हो जाए सिमेट्रिकल, तो ये चीज़ आपने याद रखने की ये क्या है, ये आपका GBS है, ठीक है, गुलिन-बार सिंड्रोम। अच्छा, तो ये तो हमें पता चल गया कि गुलिन-बार सिंड्रोम है, और हमें ये भी पता है कि गुलिन-बार सिंड्रोम में जो CSF होता है उसमें होता है अल्बुमिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन, ठीक है। ये मैंने जब ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने ये बात की थी कि इसमें अल्बुमिनो साइटोलॉजिक डिसोसिएशन होता है, CSF के फाइंडिंग्स ये हमारे पास आएगी। और इसका मतलब क्या है, सादा सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन एलिवेटेड होंगे विद नॉर्मल सेल काउंट, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप देख लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस पूछ रहे हैं। 40 ईयर ओल्ड मैन नोटिसेस ग्रोइन स्वेलिंग, ग्रोइन में उसको मतलब स्वेलिंग जो है वो फील हुई है अबव इन मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, जो प्यूबिक ट्यूबरकल हैं उससे ऊपर और मीडियल, ठीक है,
वो स्वेलिंग है, और उसमें जो कफिंग वो है इम्पल्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कफ इम्पल्स उसमें पॉजिटिव है सॉरी। तो इस किस्म के जो सिनारियोज़ के अंदर जो ये पूछते हैं आई एम सॉरी, तो वो असल में जो ये आपको बता रहे हैं कि जो प्यूबिक ट्यूबरकल है उसके अबव मीडियल जो बात कर रहे हैं वो, यानी जो प्यूबिक ट्यूबरकल के अबव यानी अबव एंड मीडियल, ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं, और साथ में कफ इम्पल्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो सादा लफ्ज़ों में आपको इंग्वाइनल हर्निया बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये बिलो प्यूबिक ट्यूबरकल होता और लेटरल होता, बिलो और लेटरल होता तो ये फीमरल होता। याद रखें क्वेश्चन, ये चीज़ें आपने देखनी है, क्वेश्चन को पढ़ के ना आपने ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट आपने करनी है, ठीक है। कि अगर प्यूबिक ट्यूबरकल के अबव और मीडियल हो तो क्या होगा, वो आपका इंग्वाइनल होगा, ठीक है। और अगर लेटरल और बिलो हो तो आपका फीमरल होगा, ठीक है। सो आपका आंसर है इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा जी, पूछ रहे हैं कि वो कौन सा वाइटामिन है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ एसोसिएशन उसकी बात हो रही। क्लॉटिंग फैक्टर वो एक ही है, वो वाइटामिन के हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी, वो अंडरलाइंग एबनॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 ईयर ओल्ड वमन है जो कि इनफर्टिलिटी के साथ आई हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ। देखिए इनफर्टिलिटी आपका एक फैक्टर हो गया, इर्रेगुलर पीरियड्स आपका दूसरा फैक्टर हो गया, ओबेसिटी आपका तीसरा फैक्टर हो गया, एक्नी एंड हर्सुटिज्म आपका चौथा फैक्टर हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बात जा रही है पीकोस की तरफ। अभी इसको हम पीमोस कहते हैं, ठीक है। न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक ये इसको पीमोस कहते हैं, लेकिन चलो जैसे कि हम तो ओल्ड गाइडलाइन से अभी तक तो एनआरई के जो ऑप्शंस होते हैं वो इसी से चलते हैं, तो हम पीकोस कहेंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस तो आपका पीकोस ही है। साथ में अल्ट्रासाउंड पे एनलार्ज ओवरीज भी हैं, ठीक है। मल्टीपल पेरिफेरल फॉलिकल्स जो हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ठीक है। अब वो इसमें पूछ रहे हैं कि जी अंडरलाइन एबनॉर्मलिटी क्या है। तो इसमें तो आपको पता है कि एनुलेशन होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, ओबेसिटी वगैरह है ना, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है जिसमें हाइपर जो एंड्रोजेनिज्म होते हैं, गोनेट जो है वो उसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है, वो चीज़ें होती हैं। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस। ये भी तो नहीं है, ठीक है, नहीं। अच्छा, तो इसमें जो क्रोनिक एनुलेशन एंड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं कि ये जो रोटरडैम क्राइटेरिया है उसमें भी यही चीज़ें हैं कि एनुलेशन और हाइपरगोनेडिज्म और ये चीज़ें, ठीक है। तो असल में वो चीज़ पूछ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी जो बेस्ट इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पूछ रहे हैं। अच्छा, किस बारे में? वो कह रहे हैं कि 48 ईयर ओल्ड मैन है, एनलार्ज हैंड है उसकी, कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग है, ठीक है, एंड हेडेक्स। तो ये आपको असल में एक्रोमेगेली, ये आपको साफ साफ बता रहा है कि इसको एक्रोमेगेली है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जी इसका इनिशियल क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका जो बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है या जिसको हम इनिशियल टेस्ट कह लें, वो आपका है सीरम IGF लेवल 1 लेवल जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें जो आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे आप कंफर्म करते हैं, वो आपका है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। वो आपका कन्फर्मेटिव है। ये आपका क्या है, स्क्रीनिंग है, ये कन्फर्मेटिव है। इसको हम डायग्नोस्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे वो कहें कि अगर आपने
पिट्यूटरी अगर आपने वो लोकलाइजेशन देखनी है, यानी जो कहाँ पे अगर कोई एडिनोमा है, पिट्यूटरी एडिनोमा, वो चीज़ उसका पूरा लोकेशन वगैरह देखना है। इमेजिंग में अगर पूछे तो इमेजिंग में आपने एमआरआई बताना है, क्योंकि उससे हम सॉफ्ट टिश्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल हम निमोनिक हम कहें तो हम कह सकते हैं कि आई गो टू एमआरआई। एक्रोमेगेली में अगर हम ये फॉलो करें तो हमारे पास जो है आई से वही आईजीएफ, हम जीओ से ग्लूकोज टेस्ट, और लास्ट में जो है एमआरआई। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से आपने आना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो एंटीबॉडी कोरिलेट्स मोस्ट क्लोजली विद रीनल डिजीज़ एक्टिविटी। अच्छा, रीनल डिजीज़ एक्टिविटी पूछ रहे हैं, यानी डिजीज़ की एक्टिविटी। ठीक है, वो असल में आपसे डिजीज़ एक्टिविटी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, या आपसे वो दूसरे लफ्ज़ों में डिजीज़ सिवियरिटी पूछ रहे हैं कि डिजीज़ कितना सिवियर हुआ है, यानी उसकी एक्टिविटी क्या है। अच्छा, 39 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद मेलर रैश, फोटोसेंसिटिविटी, ओरल अल्सर, अर्थराइटिस एंड प्रोटीनूरिया। विच एंटीबॉडी कोरिलेट्स मोस्ट क्लोजली विद रीनल डिजीज़ एक्टिविटी। अच्छा, जो मेलर रैश और जो सारी चीज़ें हैं, असल में ये SLE की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अब वो डिज़ीज़ की एडवांसमेंट की बात हो रही है, डिज़ीज़ कितना फैला हुआ है, कितना सिवियर हुआ है, सिवियरिटी को चेक करना है। तो सिवियरिटी को चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो हम एंटीबॉडी होती हैं, जिसको एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी कहते हैं, या एंटी DS DNA जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें डिज़ीज़ सिवियरिटी का पता चलता है। तो एंटी DS DNA जो है ये डिज़ीज़ सिवियरिटी का हमें बताता है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन लाजमी आता है इस पर। SLE बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि मोस्ट सेंसिटिव, क्योंकि वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है, तो आपने ANA बताना है। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव ANA है इसमें। अगर वो इसमें मोस्ट स्पेसिफिक पूछें एंटीबॉडीज़ में, ठीक है, तो उसमें आपने बताना है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपने बताना है, एंटी स्मिथ स्पेसिफिक है। ठीक है, और जो बेस्ट मार्कर या डिजीज़ एक्टिविटी, यानी अगर डिजीज़ एक्टिविटी आपने देखनी है तो वो क्या है, वो एंटी DS DNA है। ठीक है, तो ये आपने ना याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कौन सा इन्वेस्टिगेशन इज़ बेस्ट इनिशियल सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, इनिशियल पूछ रहे हैं, बेस्ट इनिशियल। 30 ईयर ओल्ड वुमन हैज़ क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड इंटेंसली एची वेस्कुलर रैश ओवर द एल्बो। ठीक है, जो हर्टिफॉर्म रैश है, तो ये जो क्लासिक प्रेजेंटेशन वो बता रही हैं, क्रोनिक डायरिया, हर्टिफॉर्म रैश और ये सारी चीज़ें बता रही हैं, तो ये सीलिएक डिजीज़ में होता है। ठीक है, और सीलिएक डिजीज़ में जो इनिशियल हम टेस्ट करते हैं, बेस्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो TTG IgA हैं। ठीक है, विद टोटल क्या कहते हैं, विद टोटल IgA जो हम करते हैं, इनिशियल जो स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें करते हैं वो हैं। ठीक है, तो ये हैं। और इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछें या कन्फर्मेटिव पूछें तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, ड्यूडिनल एट्रोपी करेंगे। और ड्यूडिनल एट्रोपी पे हमारे पास क्या आएगा, ड्यूडिनल बायोप्सी करेंगे, ड्यूडिनल बायोप्सी करेंगे, और ड्यूडिनल बायोप्सी पे हमारे पास विलियस एट्रोपी आएगा। ठीक है, जो कि कन्फर्मेटिव टेस्ट है। अच्छा, डायग्नोज मांग रहे हैं। ठीक है,
4 ईयर ओल्ड मैन है, पेनफुल डिपिकेशन के साथ आए, स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड हैं टॉयलेट पेपर पे, एग्जामिनेशन में लीनियर टेयर है पोस्टीरियर मिड लाइन में एयर। तो ये तो आपको पता चल गया। देखें अगर इसमें भी अगर मैं आपको बताऊँ पेनलेस और पेनफुल, ठीक है, अगर पेनलेस हैं तो हेमराइड की तरफ सोचना है और कैंसर की तरफ, और अगर पेनफुल है तो एनल फिशर के अंदर सोचना है। लेकिन उन्होंने आपको बता भी दिया कि लीनियर टियर है, मिड वो पोस्टीरियर मिड लाइन जो कि मोस्ट कॉमन इसका पोजीशन है, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने बता दिया। स्ट्रीक ऑफ ब्लड भी एक हॉल मार्क साइन है, तो ये क्या है, एनल फिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि जी 63 ईयर ओल्ड मैन टेकिंग हाई इंटेंसिटी एटोरवेस्टैटिन, यानी वो स्टैटिन ले रहा है, ठीक है, डेवलप्स सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल पेन। आपको पता है कि जो स्टैटिन का जो एडवर्स इफेक्ट है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, पता है वो क्या है, वो आपका है रhabdomyosis, रhabdomyolysis सॉरी, यानी मसल्स की ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो स्टैटिन का, तो वो स्टैटिन ले रहे हैं, मसल की ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, क्यों, जैसे कि आप देखें सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल पेन हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, क्रेटीन जो काइनेज है सी के लेवल्स है, ठीक है, जो कि मसल के ब्रेक डाउन को हमें बताता है कि हाँ ये मार्कर जो है ये हमें बताता है कि मसल की ब्रेक डाउन हो रही है, सी के लेवल्स, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है, तो एक्शन तो यही है कि आप स्टैटिन को रोक दें, क्योंकि वही तोड़ रहा है, जब वो आप स्टॉप करोगे तो टूटना बंद हो जाएगा। तो ये है कि स्टॉप स्टैटिन एंड इवैल्यूएट द रhabdomyolysis, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस हैं, ये बार बार अभी अगले टॉपिक्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं कि आप लोग इसी तरह तैयारी करें जिस तरह मैं आपको ये MCQ जो है सॉल्व करवाता हूँ, जो जिस वक्त आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसी तरह इसी नॉलेज को, इसी अप्रोच को आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व किया करें। चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें डायग्नोज पूछ रहे हैं 55 ईयर ओल्ड ओबिस मैन विद लॉन्ग स्टैंडिंग, देखिए लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड है, फिर उसमें क्या हुआ है, एंडोस्कोपी हुई है, डिस्टल एपिथेलियम जो है वो चेंज हुआ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो है किस चीज़ में चेंज हुआ है, वो इंटेस्टिनल टाइप में कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हुआ है, और गॉबलेट से। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गट जो है, गट कन्वर्ट होता है किस में, बेरेट में, और बेरेट जाके कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेरेट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह जो है वो अपनी तैयारी जारी रखनी है इंशाल्लाह। किसी को कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो दोनों हमारे ऑन है, जो दोनों आप ग्रुप में भी ऐड है, जो एडमिन है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप फ़ौरन जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है फिर उन्हीं जो टॉपिक्स पे हमने बात की उन्हीं से आए हैं, लेकिन किसी में वो इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं, किसी में वो कोई चीज़ पूछ रहे हैं, पर जो मेन आपका मतलब कंसेप्ट है वो उसी तरह है। तो आप टॉपिक्स को इसी तरह पढ़ें जिस तरह मैंने आपको भी सारा कुछ डिस्कस किया है, बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।